उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। और आज आरबीआई की लास्ट और आखिरी क्लास है, यानी आज से आरबीआई का कंप्लीट होता है। बेसिक टू एडवांस लेवल आपने आरबीआई के बारे में जान लिया, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स थे, चीजें थी। ठीक है, थोड़ा सा बचा उसको आज कंप्लीट करने, नेक्स्ट क्लास में हम मनी यानी मुद्रा शुरू करेंगे। ठीक है, तो जो कुछ टर्म्स बचे हैं उनको जानते हैं। फॉरेक्स स्वैप, फॉरेक्स स्वैप, स्वैप मतलब होता है अदला बदली। फॉरेक्स मतलब आप जानते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। फॉरेक्स स्वैप भी क्या है, ओएमओ का भाग है। 2019 में क्या हुआ, हम जानते हैं 2019 में सुस्ती और मंदी की स्थिति भारत में देखी गई। हालांकि बाद में कोरोना आ गया तो वो कोरोना में निकल गया। तो जब 2019 में हुआ क्या, सुस्ती और मंदी की स्थिति थी, केंद्रीय बैंक ने अपने ब्याज दरों में कमी कर दी थी। लेकिन फिर भी जो बैंक थे, आरबीआई ने तो अपने ब्याज दरों में कमी कर दी थी, लेकिन जो बैंक थे वो अपने ब्याज दरों में कमी नहीं कर रहे थे, क्योंकि बैंकों के पास नगद उधार देने के लिए नगद नहीं था ज़्यादा। केंद्रीय बैंक ने कहा मैं तुम्हें दे रहा हूं, ब्याज दर कम कर दिया हूं, तो मुझसे लो ना और लोगों को बांटो ताकि बाजार में तरलता आए। तो बैंकों ने कहा तुम हमें ऐसे थोड़ी ना दोगे, तुम हमें उधार कब देते हो, जब हम तुम्हें सिक्योरिटी देते हैं और हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है। बैंक कह रहे हैं कि देखो आरबीआई बैंकों को चाहे दीर्घकालिक उधार दे या अल्पकालिक उधार दे, कंडीशन क्या होती है, उनको सिक्योरिटी रखनी होती है। जब आप किसी से कुछ उधार लेते हैं तो आप अपना कुछ गिरवी रखते हैं ना, वही बैंक भी आरबीआई के साथ करते हैं। अगर आरबीआई से वो उधार लेंगे तो आरबीआई को सिक्योरिटी देनी पड़ती, चाहे वो अल्पकालिक उधार लें या दीर्घकालिक उधार लें। तो बैंकों ने कहा हमारे पास सिक्योरिटी है नहीं और बिना सिक्योरिटी के तुम उधार दोगे नहीं। तो आरबीआई ने कहा ये बिल्कुल सही, बिना सिक्योरिटी के मैं उधार क्यों दूंगा। तो आरबीआई ने कहा एक और कंडीशन है, मतलब एक चीज मैं शुरू करता हूं तुम्हारे लिए, एक नई स्कीम शुरू करता हूं, फॉरेक्स स्वैप। इसका क्या मतलब है, आरबीआई ने कहा तुम्हारे पास डॉलर तो होगा, तो एक काम करो तुम अपने डॉलर को मुझे दे दो, अपने डॉलर को मुझे दो और मुझसे बदले में रुपए ले लो। यानी वर्तमान में जो डॉलर की कीमत है, सपोज $1 बराबर 80 रुपए, तो तुम्हारे पास जितने डॉलर हो मुझे दे जाओ और बदले में मुझसे रुपए ले लो और बाजार में तरलता लाओ, यानी लोगों को उधार दो। बैंकों ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है। तो बैंकों ने क्या किया, आरबीआई को डॉलर दिया और उस वक्त यानी 2019 में $5 मिलियन का फॉरेक्स स्वैप किया आरबीआई ने। लेकिन आरबीआई ने एक और कंडीशन रखी कि जिस तरह तुम सिक्योरिटी मुझे देते थे और बाद में अपनी सिक्योरिटी लेने आते थे, छुड़वाने आते थे, वैसे ही तुम्हें डॉलर भी मुझसे वापस ले जाना पड़ेगा। कब, 3 साल बाद। यानी 3 साल बाद, यानी 2022 में आरबीआई ने कहा 2022 में तुम्हें पुनः डॉलर को मुझसे ले जाना होगा। जो तुम डॉलर आज मुझे दे के जा रहे हो, तुम 2022 में आओगे और मुझसे अपना डॉलर ले जाओगे और मेरा रुपए मुझे दे जाओगे। बैंकों ने कहा ठीक है, तब तक तो हम उधार उधार देके अपना कमाई उमाई ब्याज कर लेंगे। लेकिन आरबीआई ने कहा एक और बात, जब तुम मुझे अपना डॉलर, जब मुझसे तुम अपना डॉलर ले जाओगे और मुझे मेरा रुपए दोगे, उस वक्त इसका एक्सचेंज रेट क्या होगा। बैंकों ने कहा वही जो अभी हम देके जा रहे हैं। आरबीआई ने कहा नहीं, जैसे तुम गिरवी रखते थे और ब्याज तय होता था कि भाई 10%, 5%, 2%, जो भी ब्याज तय होता था, यहां भी तय होगा कि जब तुम मुझसे लेने आओगे अपना डॉलर और मुझे मेरा रुपए दोगे, उस वक्त इसका मूल्य क्या होगा। तो वर्तमान में यानी 2019 में ही इसका मूल्य तय होगा। जिस वक्त डॉलर का क्रय किया जा रहा था, उसी वक्त जब आरबीआई डॉलर का क्रय कर रहा था 2019 में बैंकों से, उसी वक्त इसका मूल्य का भी निर्धारण होगा कि जब 3 साल बाद तुम आओगे, यानी 2022 में तुम डॉलर को पुनः क्रय करने आओगे, तो उस वक्त डॉलर और रुपए का मूल्य क्या होगा। तो सपोज बैंकों ने कोई मूल्य निर्धारित किया, ठीक है जब हम लेने आएंगे तो हम $1 बराबर, अभी हमारा $1 बराबर 80 रुपए है, जब हम लेने आएंगे तो $1 बराबर, हम सपोज उन्होंने कोई मूल्य दिया हो, जैसे $1 बराबर 80 रुपए 75 पैसे या 81 रुपए 82 रुपए, कोई भी मूल्य निर्धारित कर दिया हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो डॉलर का जो मूल्य निर्धारित हुआ पहले से 2019 में 2022 के लिए, इसी को बोला जाता है फॉरवर्ड रेट। क्या बोला जाता है, फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट यह बताता है कि जो निश्चित तिथि है, जो तिथि निश्चित की गई है एक्सचेंज रेट की, अदला बदली की, फॉरेक्स स्वैप की, उसमें जो फॉरेक्स स्वैप होगा, जो एक्सचेंज होगा, अदला बदली होगा, उसका जो मूल्य होगा उसका निर्धारण वर्तमान में ही हो। ठीक है, तो ये हुआ फॉरेक्स स्वैप में। फॉरेक्स स्वैप का उद्देश्य था बाजार में तरलता को नियंत्रित करना, बाजार में तरलता को नियंत्रित करना, और ये ओएमओ का भाग है। तो हुआ क्या, इसमें आरबीआई ने बैंकों से क्या किया, डॉलर को क्रय किया और रुपए को बेच दिया। ठीक है, तो अब जब आरबीआई ने बैंकों से डॉलर क्रय किया और उनको बदले में रुपए दिया, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा बाजार में। बैंकों ने रुपए लिया, बैंकों के पास अब रुपए आ गया, नगद आ गया, यानी उनके साख सृजन क्षमता में वृद्धि हुई, यानी उनके उधार की क्षमता में वृद्धि हुई। तो अब वो उधार बढ़ा देंगे, उधार देंगे लोगों को, और इसके लिए वो क्या करेंगे, अपने ब्याज दरों को कम कर देंगे ताकि लोग उससे अधिक से अधिक उधार लें। ब्याज दरों को कम करने का मतलब लोन सस्ता कर देंगे। लोन सस्ता मतलब निवेशक आकर्षित होंगे और उधार लेंगे, और वो उस किस में वृद्धि होगी, निवेश खर्च में वृद्धि होगी। निवेश खर्च बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, समृद्धि दर बढ़ेगा, और साथ में और क्या बढ़ेगा, फॉरेक्स भी हमारा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई के पास डॉलर आ रहा है ना। अब 2022 में आई, 3 साल बाद, अब क्या है कंडीशन
कि बैंक अपने डॉलर को आरबीआई के पास से ले जाएंगे और आरबीआई को उसका रुपए दे जाएंगे। अब इस कंडीशन में क्या होगा? बैंकों के साख सृजन क्षमता में कमी होगी, बैंकों की उधार की क्षमता में कमी होगी, क्योंकि जो नगद है वो आरबीआई के पास जमा कराए और अपना डॉलर ले आए। बैंकों के साख सृजन क्षमता में कमी होने का मतलब वो अपने उधार के ब्याज दरों में क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे, यानी वो अपना क्या करेंगे? लोन महंगा करेंगे। यानी लोन महंगा करने का मतलब है अगर उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है तो बाजार में जो तरलता हुई थी उसको क्या किया उन्होंने? नियंत्रित हो गई इस तरह से। साथ ही फॉरेक्स पे कैसा प्रभाव पड़ेगा? फॉरेक्स में कमी आई। क्यों? क्योंकि अब आरबीआई के पास से डॉलर जा रहा होता है। ठीक है, ये अभी आपने जो फॉरेक्स स्वैप समझा ये उसी का फ्लो चार्ट है। देखिए वर्ष 2019 में क्या तय हुआ था कि जो बैंक हैं वो आरबीआई को डॉलर क्या करें? बेचे। यानी आरबीआई डॉलर को क्या कर रहा है? क्रय कर रहा है। कब? 2019 में। ठीक है, और रुपए को क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। बैंकों को रुपए दे रहा है और उसके बदले में उनसे क्या ले रहा है? डॉलर ले रहा है। और क्या तय हुआ था कि 3 वर्ष बाद यानी 2022 में बैंक पुनः अपने डॉलर को क्या करेंगे? क्रय करेंगे। यानी आरबीआई क्या करेगा? डॉलर का विक्रय करेगा और रुपए का क्या करेगा? क्रय करेगा। ठीक है, तो ये है फॉरेक्स स्वैप, जहां पे आरबीआई क्या करता है? डॉलर के क्रय विक्रय द्वारा बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का क्या करता है? प्रयास करता है। क्या करता है? नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तथा जो एक तिथि निश्चित होती है कि एक जो मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो एक तिथि निश्चित होती है कि जब बैंक डॉलर का क्रय करेंगे उस क्रय मूल्य का निर्धारण पहले से हो जाता है, उसको फॉरवर्ड रेट बोला जाता है। यहां तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट हमारा टर्म है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन से वर्ष 2023 में प्रश्न पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट। स्टरलाइजेशन में क्या होता है? यह भी क्या है? ओएमओ का भाग है, जहां पे आरबीआई क्या करता है? आरबीआई डॉलर का क्रय विक्रय करता है, साथ में सरकारी प्रतिभूति का भी क्रय विक्रय करता है। यानी स्टरलाइजेशन की प्रक्रिया में आरबीआई आवश्यकता अनुसार डॉलर का क्रय विक्रय करता है, साथ में प्रतिभूति का भी क्रय विक्रय करता है। इस प्रकार आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित यानी कम या ज्यादा करने का क्या करता है? प्रयास करता है। किसके द्वारा? स्टरलाइजेशन के द्वारा। स्टरलाइजेशन का उद्देश्य है बाजार में तरलता को नियंत्रित करना, यानी बाजार में तरलता को कम करना या ज्यादा करना। और कैसे करती है आरबीआई? डॉलर के क्रय विक्रय तथा सरकारी प्रतिभूति के क्रय और विक्रय द्वारा। देखो होता क्या स्टरलाइजेशन में, हमने बताया कि डॉलर का क्रय विक्रय और सरकारी प्रतिभूति का आरबीआई क्या करती है? क्रय विक्रय करती है। होता क्या है कि जैसे डॉलर है, दो कंडीशन होंगी, या तो डॉलर का अंतः प्रवाह होगा, इनफ्लो होगा, या डॉलर का बहिर्प्रवाह होगा, आउटफ्लो होगा। ठीक है, अब डॉलर का अंतः प्रवाह हो रहा है तो क्या होगा? डॉलर का इनफ्लो हो रहा है, यानी बाजार में डॉलर की तरलता क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाजार में डॉलर की उपलब्धता बढ़ेगी, बाजार में डॉलर की मात्रा बढ़ेगी, यानी उसकी तरलता में वृद्धि हो रही है। और बाजार में डॉलर की तरलता में वृद्धि होगी, यानी रुपए की तरलता कम हो रही है। डॉलर ज्यादा बढ़ रहा है, रुपए कम हो रहा है, रुपए की तरलता में कमी हो रही, तरलता में कमी हो रही है। तरलता में कमी हुई और डॉलर की तरलता में वृद्धि हुई तो रुपए के मूल्य में क्या होगा? वृद्धि होगा, क्योंकि रुपए की तरलता कम हुई, जो चीज कम होती है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो डॉलर की तरलता में वृद्धि से रुपए के मूल्य में क्या हुई? वृद्धि हुई। और हम जानते हैं कि हमारे लिए ना रुपए की मूल्य वृद्धि अच्छा है और ना मूल्य ह्रास अच्छा है। इसीलिए आरबीआई क्या करेगी? यहाँ पे डॉलर की जो तरलता बढ़ गई है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करेगी, ताकि रुपए की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित किया जा सके। तो आरबीआई को क्या करना होगा? यहाँ पे बाजार में डॉलर को कम करना होगा। और इसके लिए क्या करेगी आरबीआई? बाजार से डॉलर का क्रय करेगी। डॉलर का क्या करेगी? बाजार से क्रय करेगी, ताकि अब बाजार से डॉलर का क्रय करेगी तो बाजार से डॉलर कहां पे चला जाएगा? आरबीआई के पास चला जाएगा। एक और काम करेगी आरबीआई, सरकारी प्रतिभूति का क्या करेगी? क्रय करेगी। सरकारी प्रतिभूति को भी क्या करेगी? क्रय करेगी। सरकारी प्रतिभूति को अगर क्रय करेगी आरबीआई तो जो नगद है, जो रुपए है, वो बाजार में जाएगा, तो रुपए की तरलता में क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार डॉलर और रुपए की तरलता क्या होगी? संतुलित होगी, नियंत्रित होगी। ठीक है, और इस प्रकार जो रुपए में मूल्य वृद्धि हो रही थी वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार आरबीआई क्या करेगी? रुपए की तरलता सरकारी प्रतिभूति को क्रय करके और डॉलर को क्रय करके बाजार में क्या करेगी? तरलता को बढ़ाने का क्या करती है? प्रयास करती है। ठीक है, रुपए की तरलता को बढ़ाने का प्रयास करती है। दूसरी कंडीशन लीजिए, अब डॉलर का हो रहा है बहिर्प्रवाह, आउटफ्लो। अब डॉलर बाहर जा रहा है बाजार से, इसका मतलब डॉलर चला जाएगा तो रुपए रह जाएगा, रुपए की तरलता में वृद्धि हो जाएगी। रुपए की तरलता में वृद्धि मतलब रुपए के मूल्य में कमी, यानी रुपए का मूल्य ह्रास हो जाएगा। अब रुपए का मूल्य ह्रास भी अच्छा नहीं होता हमारे लिए, तो आरबीआई को क्या करना होगा? बाजार में डॉलर को लाना होगा रुपए के सापेक्ष। तो आरबीआई क्या करेगी? डॉलर का विक्रय करेगी, डॉलर को बेचेगी, ताकि बाजार में डॉलर उपलब्ध हो जाए, डॉलर और रुपए की तरलता संतुलित हो जाए। ठीक है, तो आरबीआई डॉलर को क्या करेगी? बेचेगी। और सरकारी प्रतिभूति को भी आरबीआई क्या करेगी? बेचेगी। क्यों बेचेगी? ताकि जो रुपए है, प्रतिभूति आप खरीदेंगे तो जो रुपए है वो आरबीआई के पास आ जाएगा। भाई अगर मेरे पास सपोज पेंसिल है, ये मेरी सिक्योरिटी है, मैं आपको बेच रही हूँ, आपके पास 5 रुपए हैं और मैं उस 5 रुपए को खींचना चाहती हूँ, तो आपको मैं क्या करूंगी? आप मुझसे सिक्योरिटी ले लो और मैं आपसे आपका 5 रुपए ले लूंगी। आप सिक्योरिटी क्यों लोगे मुझसे? क्योंकि आपको इस पे कूपन या ब्याज मिलेगा ना, इसीलिए तो आप मेरी सिक्योरिटी खरीदोगे। आप भी 5 रुपए रख के क्या करोगे? आप बोलोगे ठीक है भाई दे देता हूं, मैं इसकी सिक्योरिटी ले लेता हूं, कुछ समय बाद मेरे पैसे में यानी मेरी जो संपत्ति है उसमें वृद्धि हो जाएगी, ब्याज और कूपन मुझे मिलेगा।
तो मैंने क्या किया, मैं क्या करूँगी, अपनी आरबीआई ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटी को बेचा, अपनी सिक्योरिटी को विक्रय किया और सिक्योरिटी आरबीआई की बाजार में गई और बाजार से जो तरलता थी, रुपए था, वो आरबीआई के पास आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रुपए की तरलता में वृद्धि हो गई थी डॉलर के आउटफ्लो के कारण। अब वो क्या हो गया, प्रतिभूतियों को विक्रय करने से वो कम हो गया। ठीक है, और साथ में आरबीआई ने डॉलर को भी बेच दिया ताकि डॉलर की मात्रा बाजार में बढ़ जाए, डॉलर की तरलता बढ़ जाए और इस प्रकार रुपए और डॉलर की जो मात्रा है वो संतुलित और नियंत्रित हो जाए। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा कि आरबीआई किस प्रकार डॉलर के क्रय और विक्रय द्वारा बाजार में संतुलन बिठाने का, यानी बाजार में तरलता को कम या ज्यादा करने का क्या करती है, प्रयास करती है। किसमें, स्टरलाइजेशन में। ये देखिए मैंने इसको फ्लो चार्ट बना के भी आपको दिखाया है। ये हमारा स्टरलाइजेशन का फ्लो चार्ट है। जो डॉलर होता है कैसे हमारा एफडीआई और एफपीआई से भी प्रभावित होता है। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई होता है वो दीर्घकालिक होता है, दीर्घकालिक निवेश होता है, जबकि एफपीआई जो होता है वो अल्पकालिक निवेश। अल्पकालिक निवेश मतलब जैसे शेयर बाजार में जो निवेश होता है, दीर्घकालिक मतलब जैसे आधारभूत संरचनाओं इत्यादि में जो निवेश होता है। ठीक है, तो डॉलर का दो ही कंडीशन होती है, या तो इनफ्लो होगा या आउटफ्लो होगा, यानी अंतः प्रवाह होगा या फिर बहिर्प्रवाह होगा। अगर डॉलर का अंतः प्रवाह होता है, इनफ्लो होता है, मतलब बाजार में डॉलर की तरलता बढ़ रही है, डॉलर की तरलता बढ़ रही है यानी रुपए की तरलता क्या हो रही है, कम हो रही है। और अगर रुपए की तरलता कम होगी तो रुपए के मूल्य में क्या होगा, वृद्धि होगी। डॉलर के सापेक्ष रुपए के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि होगी। अगर डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ रहा है, बहिर्प्रवाह बढ़ने का मतलब रुपए का मूल्य ह्रास होगा। रुपए का मूल्य ह्रास क्यों हो रहा है, क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह हो रहा है, यानी बाजार में डॉलर कम हो रहा है जबकि रुपए बढ़ रहा है। रुपए बढ़ रहा है यानी रुपए की तरलता बढ़ रही है। ठीक है, तो रुपए का जो मूल्य वृद्धि हो रहा है, ठीक है, यानी बाजार में रुपए की तरलता कम है इसीलिए रुपए का मूल्य वृद्धि हुआ, और डॉलर की तरलता ज्यादा है, तो डॉलर की तरलता को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, डॉलर का क्रय करेगा, डॉलर को खरीदेगा ताकि बाजार में डॉलर की तरलता को कम किया जा सके और रुपए की जो मूल्य वृद्धि है उसको नियंत्रित किया जा सके। क्योंकि हम जानते हैं हमारे लिए ना रुपए का मूल्य वृद्धि अच्छा और ना मूल्य ह्रास अच्छा होता है। ठीक है, वहीं अगर डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ रहा है तो रुपए के मूल्य में क्या हो रही है, मूल्य ह्रास हो रहा है, यानी रुपए की तरलता बढ़ रही है। ये उच्च मुद्रास्फीति को दर्शाता है। तो यहाँ पे आरबीआई क्या करेगा, डॉलर को बेचेगा ताकि बाजार में डॉलर की तरलता में वृद्धि हो और रुपए के मूल्य में रुपए का मूल्य और डॉलर का मूल्य जो संतुलित हो जाए, नियंत्रित हो जाए। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखिए, ये डॉलर का तो क्रय विक्रय हो गया, इसके द्वारा नियंत्रित कर रही है। दूसरी बात, अगर रुपए की तरलता को नियंत्रित करता है आरबीआई तो कैसे करता है, एक और कंडीशन, प्रतिभूति के द्वारा। यहाँ तो डॉलर को आरबीआई ने यहाँ पे क्या किया, डॉलर को नियंत्रित किया। कैसे, डॉलर को क्रय विक्रय करके उसको उसके फ्लो, आउटफ्लो और इनफ्लो को नियंत्रित किया। अगर साथ में आरबीआई क्या करती है, रुपए की भी तरलता को नियंत्रित करती है। और रुपए की तरलता कैसे नियंत्रित करेगी, प्रतिभूति के द्वारा। और प्रतिभूति मतलब ओएमओ के माध्यम से प्रतिभूति का, सरकारी प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है, अगर रुपए में मूल्य वृद्धि हो रही है, मतलब बाजार में रुपए की तरलता में क्या है, कमी है, रुपए की तरलता में कमी है, डॉलर ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, तरलता में वृद्धि करेगी। इसके लिए क्या करेगी, वो प्रतिभूति को क्रय करेगी मतलब प्रतिभूति आरबीआई के पास आएगी और जो नगद है, कैश यानी रुपए है, वो बाजार में जाएगा। ठीक है, तो अपने आप तरलता में वृद्धि होगी। वहीं अगर तरलता में कमी है यानी रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, रुपए का मूल्य ह्रास मतलब बाजार में तरलता ज्यादा है, तो अब तरलता को कम करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, तरलता को कम करना होगा। उसके लिए प्रतिभूति को क्या करेगी, बेचेगी। प्रतिभूति को बेचेगी तो क्या होगा, बाजार में प्रतिभूति जाएगी और जो नगद है, कैश है, वो आरबीआई के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने देखा स्टरलाइजेशन में किस प्रकार आरबीआई क्या करती है, डॉलर का क्रय विक्रय करती है, साथ में जो सरकारी प्रतिभूति है उसका भी क्रय विक्रय करके क्या करती है, बाजार में जो तरलता है उसको नियंत्रित करने का प्रयास करती है। एक और टर्म समझते हैं, आरबीआई का मौद्रिक नीति स्टैंस। स्टैंस मतलब होता है एक तरह का स्टैंड। आप अक्सर न्यूज में सुनते होंगे कि आरबीआई ने इस बार एकोमोडेटिंग स्टैंस लिया, कैलिब्रेटेड स्टैंस लिया या न्यूट्रल स्टैंस लिया पॉलिसी रेट्स के संबंध में। पॉलिसी रेट आप जानते हैं क्या होता है, रेपो रेट्स जैसे हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गया, एसडीएफ हो गया, एमएसएफ हो गया, बैंक दर हो गया, ये हमारे क्या है, पॉलिसी रेट्स हैं। इनका निर्धारण कौन करता है, आरबीआई। और इनके निर्धारण करके आरबीआई क्या करता है, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है, समृद्धि दर को बढ़ाता है। ठीक है, तो आप न्यूज में अक्सर सुनते होंगे कि आरबीआई ने एकोमोडेटिंग स्टैंस या कैलिब्रेटेड स्टैंस या फिर न्यूट्रल स्टैंस इत्यादि कोई एक आप सुनते होंगे कि इस बार आरबीआई ने ऐसा स्टैंस लिया, ऐसा निर्णय लिया। इसका क्या मतलब होता है, देखिए आरबीआई जो है वो वर्ष में एक बार मौद्रिक नीति का निर्माण करता है। ठीक है, लेकिन उसकी समीक्षा 6 बार करता है, यानी प्रत्येक 2 माह में करता है और अपनी समीक्षा करके वो जारी करता है अपने कौन, मौद्रिक नीति का स्टैंस जारी करता है। मौद्रिक नीति का आरबीआई मौद्रिक नीति का स्टैंस जारी करता है। इसमें आरबीआई ये बताता है कि जो आने वाले समय है, आने वाले समय में जो पॉलिसी रेट्स होंगी वो कैसी होंगी, कम होंगी, ज्यादा होंगी कि न्यूट्रल रहेंगी। ठीक है, तो 3 तरह से वो बताता है। पहला है एकोमोडेटिंग स्टैंस, एकोमोडेटिंग ACCOMODATING एकोमोडेटिंग स्टैंस। एकोमोडेटिंग स्टैंस में क्या होता है, जहां आरबीआई अपनी नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं करता, यानी अपनी पॉलिसी रेट्स में कोई परिवर्तन नहीं करता, लेकिन ये संकेत देता है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में वो इसमें वृद्धि कर सकता है। जो भी पॉलिसी रेट्स हैं, सपोज अभी वर्तमान में कोई पॉलिसी रेट्स चल रही हैं कि भाई एसडीएफ इतना है, एमएसएफ इतना है, रेपो रिवर्स रेट इतना है,
रेपो रेट इतना है, रिवर्स रेपो रेट इतना है, इनका वर्तमान में जो रेट है इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर रही है, लेकिन ये संकेत देता है कि आने वाले समय में यानी भविष्य में वो इसमें वृद्धि कर सकता है, जो भी पॉलिसी रेट्स हैं। दूसरी है कैलिब्रेटेड, इसको हॉकिस स्टैंस भी बोलते हैं। कैलिब्रेटेड स्टैंस में क्या होता है, जहां पे आरबीआई क्या करती है, जो पॉलिसी रेट्स होती है, नीतिगत दर होती है, उसमें वृद्धि करती है और साथ में संकेत देती है कि भविष्य में भी इसमें वृद्धि होगी, साथ में संकेत देती है कि भविष्य में भी वृद्धि होगी। और एक है न्यूट्रल स्टैंस। न्यूट्रल स्टैंस में क्या होता है, जहां आरबीआई क्या करता है, कोई नीतिगत दरों में वृद्धि नहीं करता है, लेकिन वो ये संकेत देता है कि आने वाले समय में इसमें कमी या वृद्धि दोनों की जा सकती है। एकॉमोडेटिंग में क्या था, सिर्फ वृद्धि का संकेत देता है, लेकिन न्यूट्रल में क्या करता है, आरबीआई संकेत देता है कि आने वाले समय में जो पॉलिसी रेट्स हैं, जैसे जो बैंक दर है, रेपो दर है, रिवर्स रेपो दर है, एसडीएफ है, एमएसएफ है, इनमें क्या होगा, कमी या वृद्धि या कमी की जा सकती है। किसमें, न्यूट्रल स्टैंस में। तो ये आरबीआई की मौद्रिक नीति के कुछ स्टैंस हैं जिनके द्वारा आरबीआई संकेत देता है बैंकों को, बाजार को, अर्थव्यवस्था को कि जो रेपो दर हैं, जो भी नीतिगत जो पॉलिसीज जो रेट होती हैं, पॉलिसी रेट्स होते हैं, उसमें क्या होगा, आने वाले समय में उनमें क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इसके तहत आरबीआई मौद्रिक नीति का, इसे बोला जाता है आरबीआई की मौद्रिक नीति के स्टैंस। ठीक है, तो यहां तक आपने आरबीआई समझा, मात्रात्मक साख नियंत्रण समझा। मात्रात्मक साख नियंत्रण मतलब किस प्रकार आरबीआई मात्रात्मक साख नियंत्रण के द्वारा बैंकों के साख नियंत्रण का काम करता है और साथ ही कुछ जो मौद्रिक नीति है, उपकरण है, उनका प्रयोग करके किस प्रकार बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो अभी तक आपने जितना भी मात्रात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत जितने भी मौद्रिक नीति के उपकरण या घटक पढ़े जिनके द्वारा आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है, ठीक है, साथ में जो नवीन उपकरण पढ़े जैसे फॉरेक्स स्वैप, जी स्वैप, ये जितने भी चीजें पढ़ी आपने, उनका पूरा एक फ्लो चार्ट मैंने देखिए आपके लिए रेडी है। इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मानिए, जितना अभी तक आपने टर्म्स पढ़ा वो सबको ओवरऑल कंक्लूजन है इस चार्ट में। तो देखिए, तो अभी आपने जितना पढ़ा मौद्रिक नीति के घटक, यानी आरबीआई जिन मौद्रिक नीति के घटकों का प्रयोग करती है साख नियंत्रण के लिए, तथा जिनके द्वारा आरबीआई क्या करती है, बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का प्रयास करती है, यानी उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है तथा समृद्धि दर को बढ़ाती है। साथ ही हमने जो नवीन उपकरण पढ़े हैं वो किस प्रकार तरलता में कमी करते हैं और तरलता में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये उनका फ्लो चार्ट है। जैसे अगर आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति है तो आरबीआई क्या करेगी, बैंक दर में क्या करेगी, वृद्धि करेगी, और अगर समृद्धि दर को बढ़ाना है तो क्या करेगी, बैंक दर में कमी करेगी। रेपो दर, अगर आरबीआई को उच्च मुद्रास्फीति नियंत्रित करनी है तो रेपो दर में वृद्धि करेगी, समृद्धि दर को बढ़ाना है तो रेपो दर में कमी करेगी। वहीं अगर आरबीआई उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो उसको आरआरआर में वृद्धि करनी होगी, और अगर समृद्धि दर को बढ़ाना है तो आरआरआर में कमी करनी होगी। एसडीएफ, अगर आरबीआई को उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो एसडीएफ में वृद्धि करनी है, और समृद्धि दर को अगर बढ़ाना है तो उसमें कमी करनी होगी। अगर आरबीआई को उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो एमएसएफ में वृद्धि करनी होगी, और समृद्धि दर को बढ़ाना है तो एमएसएफ में कमी करनी होगी। वहीं अगर आरबीआई को उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है तो सीआरआर में वृद्धि करनी होगी, तथा समृद्धि दर को बढ़ाना है तो सीआरआर में कमी करनी होगी। एसएलआर में आरबीआई को वृद्धि करनी है अगर उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है, तथा समृद्धि दर में वृद्धि करना है तो एसएलआर में कमी करनी होगी। ओएमओ में अगर आरबीआई को उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करनी है तो ओएमओ में जो सरकारी प्रतिभूति है उसको क्या करना होगा, विक्रय करना होगा, उसका सेल करना होगा। और अगर समृद्धि दर को बढ़ाना है तो सरकारी प्रतिभूति का क्या करना होगा, आरबीआई को क्रय करना होगा। क्या करना होगा, क्रय, क्योंकि क्रय करेगी तो बाजार में जो तरलता है वो क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कैश बाजार में जाएगा और प्रतिभूति सरकार के पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मौद्रिक नीति के जो घटक हैं जैसे बैंक दर, रेपो दर, आरआर, एसडीएफ, एमएसएफ, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ किस प्रकार बाजार में तरलता को नियंत्रित करती है, यानी उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और समृद्धि दर को बढ़ाती है। और हमने नवीन उपकरण जो पढ़े थे, ऑपरेशन ट्विस्ट, ये क्या करता है, इसका उद्देश्य तरलता में वृद्धि करना है। वहीं जी सैप, इसका उद्देश्य भी क्या है, तरलता में वृद्धि करना। फॉरेक्स स्वैप में क्या होगा, अगर तरलता में कमी करनी है तो क्या होगा, हमें क्या करना होगा, डॉलर को सेल करना होगा, डॉलर को सेल करना होगा और रुपए को क्या करना होगा, बाय करना होगा। वहीं अगर हमें तरलता में वृद्धि करनी है फॉरेक्स स्वैप के द्वारा तो क्या करना होगा, डॉलर को खरीदना पड़ेगा, आरबीआई डॉलर को बाय करेगा और रुपए को क्या करेगा, सेल करेगा। ठीक है, हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी में क्या होगा, हेलीकॉप्टर ड्रॉप मनी का उद्देश्य हमने बताया था तरलता में वृद्धि करने में किया जाता है। वहीं स्टरलाइजेशन में क्या होता है, स्टरलाइजेशन में क्या करेगी, तरलता में अगर कमी करनी है, तरलता में अगर स्टरलाइजेशन का जो उपयोग है वो तरलता में कमी करने में किया जाता है और साथ ही साथ इसका वृद्धि करने में भी किया जाता है। यानी किस प्रकार सरकार क्या करती है, डॉलर का क्रय विक्रय करती है स्टरलाइजेशन में, और साथ ही साथ प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय करती है। ठीक है, एलटीआरओ का उद्देश्य भी क्या होता है, तरलता में वृद्धि करना। हमने बताया था जब जो बैंक होते हैं उनके पास अल्पकालिक प्रतिभूति नहीं होती तो दीर्घकालिक प्रतिभूति के आधार पर रेपो रेट में उधार ले लेते हैं ताकि बाजार में वो तरलता ला सके। ठीक है, तो एलटीआरओ का भी उद्देश्य क्या है, तरलता में वृद्धि करना। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो ये पूरा फ्लो चार्ट आप देख लीजिएगा, जो अब तक आपने पढ़ा, जितने भी आपने मौद्रिक नीति के घटक पढ़े, इनका पूरा जो कंक्लूजन है, जो सार है वो ये है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा मात्रात्मक शाख नियंत्रण कंप्लीट होता है। अब हमारा बचता है गुणात्मक शाख नियंत्रण, यानी किस प्रकार गुणात्मक शाख नियंत्रण के द्वारा आरबीआई गुणात्मक शाख नियंत्रण के जो घटक है, उपकरण है, उसके द्वारा आरबीआई बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का
प्रयास करती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गुणात्मक शाख नियंत्रण क्या है। गुणात्मक शाख नियंत्रण का मतलब होता है यहां आरबीआई क्या करती है, बैंकों के साख सृजन क्षमता को तो नियंत्रित करती है, बैंकों की उधार देने की क्षमता को तो नियंत्रित करती ही है, साथ में यहां एक और चीज करती है, और वो क्या है, बैंकों को जो उधार है उसके उधार के उद्देश्य को भी कौन निर्धारित करता है, आरबीआई। गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई बैंकों के साख सृजन क्षमता को नियंत्रित करती है, साथ में उसके उधार के उद्देश्य को भी नियंत्रित करती है, यानी जो ग्राहकों को बैंक जो उधार देते हैं उसके उद्देश्य को भी कौन निर्धारित करता है, नियंत्रित करता है, आरबीआई उसको निर्धारित करेगा। कैसे, तो पहला टर्म समझते हैं मार्जिन आवश्यकता। मार्जिन आवश्यकता में ये होता है कि जो आरबीआई हो बैंकों को दिशा निर्देश देता है कि कितना मार्जिन रखना है, यानी उधार में कितना मार्जिन रखना है। यानी एग्जांपल के लिए अगर समझिए कि अगर आरबीआई दिशा निर्देश जारी करता है कि आपको 10% का मार्जिन रखना है उधार में, यानी बैंक क्या करेंगे, 10% का मार्जिन रखेंगे। इसका मतलब बैंक अगर आपको 100 रुपए चाहिए तो उसमें 90 रुपए आपको उधार देंगे, ठीक है। यानी अगर आपको होम लोन लेना है तो क्या करेंगे, आप बैंकों के पास जाएंगे, तो आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी किया है, अगर ये 50 लाख मांगेगा तो इसको 40 लाख मिलेगा, 10 लाख अपने से इन्वेस्ट करे। 50 लाख मांगेगा, अगर आरबीआई ने और ज्यादा वृद्धि कर दी मार्जिन में, तो यानी 50 लाख में आपको वो 30 लाख दे रहे हैं, 20 लाख आप अपने से एडजस्ट करिए, अरेंज करिए। ये क्यों कर रहा है आरबीआई, बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए, लोग हतोत्साहित हो, लोन ना ले, उधार ना ले, इसलिए आरबीआई मार्जिन आवश्यकता यानी मार्जिन को पहले से निर्धारित करता है, ठीक है। मार्जिन के लिए दिशा निर्देश देता है किनको, बैंकों को, ठीक है। तो मार्जिन का मतलब यही होता है, मार्जिन आवश्यकता का मतलब यही होता है कि जब आरबीआई बैंकों को दिशा निर्देश देता है कि कितनी मार्जिन रखना है, उधार में कितना मार्जिन रखना है, ठीक है। यानी अगर आपको मुझसे 100 रुपए चाहिए, मैंने 10% मार्जिन रख दिया, यानी अब आपको 90 रुपए मिलेंगे। यानी अगर मैंने 20% कर दिया तो आपको 80 रुपए मिलेंगे, अगर मैंने 30% कर दिया तो आपको 70 रुपए मिलेंगे, ठीक है। और जितनी मार्जिन बढ़ती जाएगी आप उतना लोन लेने के लिए हतोत्साहित होंगे, ठीक है। दूसरी एक टर्म है साख की राशनिंग। राशनिंग मतलब होता है बंटवारा, राशनिंग मतलब होता है बंटवारा, जहां पे आरबीआई क्या करता है, बैंकों को ऋण देता है, और ऋण कितना देना है, कम देना है, ज्यादा देना है, यानी ऋण में कमी करनी है, वृद्धि करनी है, ये करके आरबीआई क्या करती है, बैंकों की साख क्षमता को नियंत्रित करता है। भाई आरबीआई बैंकों को ऋण कम देगा तो बैंकों की साख क्षमता ज्यादा नहीं होगी, बैंकों को ऋण ज्यादा देगा तो उनकी साख क्षमता यानी उनके उधार देने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो साख की राशनिंग का मतलब होता है जो आरबीआई है वो बैंकों के जो ऋण में कमी या वृद्धि करके उनके साख नियंत्रण करने का, उनके साख सृजन को नियंत्रित करने का क्या करता है, प्रयास, उनके साख सृजन को नियंत्रित करने का प्रयास करता है आरबीआई बैंकों को ऋण में कमी या वृद्धि करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नैतिक दबाव। आरबीआई क्या करता है, जो बैंक अधिकारी होते हैं उनको क्या करता है, जो बैंकिंग के नियम एंड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनसे अवगत कराता है और उनको पालन करने के लिए नैतिक दबाव डालता है। जैसे हमारी फैमिली में है, हम स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे आम लोगों के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो दबाव से, रिस्ट्रिक्शन से, तानाशाही से नहीं होती ना, उनको प्यार से हम लोग दबाव डाल, नैतिक दबाव डालते हैं, यार देखो पढ़ लो तुम्हारा भविष्य है, माता पिता बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं ना, तो नैतिक दबाव डाला जाता है। तो उनको यहाँ पे नैतिक तरीके से सिखाया जाता है कि रूल्स वाइज फॉलो करो, ये बैंकिंग नियम है, उनसे अवगत कराता है आरबीआई और उनको फॉलो करने के लिए, उनका अनुपालन करने के लिए उनको प्रेरित करता है, ठीक है। नैतिक दबाव कहते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या होता है, चौथा जो टर्म है प्रत्यक्ष कार्रवाई, मात्रात्मक शाख नियंत्रण में, सॉरी गुणात्मक शाख नियंत्रण में प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्रवाई में ये होता है कि अगर बैंक आरबीआई द्वारा बैंकिंग नियमों का जो बैंकिंग रूल्स एंड नियम है, यानी अगर बैंक बैंकिंग नियमों का पालन नहीं करते, बैंकिंग नियमावली का उल्लंघन करते हैं, तो आरबीआई उन पर प्रत्यक्ष कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई में क्या करता है, आरबीआई उन पर जुर्माना लगा सकता है तथा उनका लाइसेंस भी रद्द कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने देखा क्या, गुणात्मक शाख नियंत्रण, यानी आरबीआई का गुणात्मक शाख नियंत्रण। किस प्रकार गुणात्मक शाख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई विभिन्न उपकरणों या घटकों का प्रयोग करके बाजार में तरलता को नियंत्रित या संतुलित करने का प्रयास करता है, कौन, आरबीआई। तो यहां से आज से हमारा आरबीआई कंप्लीट होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपको सब समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, मनी टॉपिक, मुद्रा में, ठीक है। और बहुत कुछ आपको मुद्रा में जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।